नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग लगातार जो सीरीज़ कर रहे हैं प्रोसेस जहाँ पर पनिशमेंट बदल जाता है, उसका एक और हमारे सामने एक ह्यूमन स्टोरी आई है, जो एहतेशाम सिद्दीकी साहब की है, जिनको बम्बई ट्रेन ब्लास्ट जो 2006 में हुआ था, उसमें उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद वो 20 साल जेल में रहने के बाद हाल में ही बाइज्जत किए गए। तो आज वो हमारे साथ हैं सिद्दीकी साहब, और वो हम लोग उनसे समझना चाहेंगे कि ये जो 20 साल हैं ये उनके लिए कैसे रहे? क्या इसकी भरपाई हो सकती है? क्या इस बीच वे और उनका परिवार और उनके साथी किस-किस तरह की दिक्कतों से गुज़रे? और इस पूरी बात को समझने की कोशिश की, जहाँ पे एक गुनाह एक चीज़ है, जो कि उन्होंने किया ही नहीं था, पर बाद में वो बरी भी हो गए, पर उनको सज़ा सुनाई गई। जो सज़ा उन्हें मिली एक तरह से 20 साल की, और वो अकेले उन्होंने नहीं चुकाई, उनके पूरे परिवार ने और बाकी लोगों ने भी इसको किया। तो इन 20 सालों के बीच जो है, सिद्दीकी साहब ने बहुत सारी और भी चीज़ें की, जो मसलन उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, कई सारी डिग्रियाँ हासिल की, किताबें लिखी और दूसरे बहुत सारे काम किए। तो समझने की कोशिश करेंगे स्कूल में के दौरान कि समय का किस तरह से इस्तेमाल किया। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। और बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए, और हम हमारी कोशिश होगी कि हमारे ज़रिए वहाँ पर बहुत सारे और भी हिंदी भाषियों को आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में और इस लगातार बढ़ती हुई दिक्कत के बारे में, जो कि हम हर तरफ अब देख सकते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ ये जो हो रहा है, जहाँ पे कानून का इस्तेमाल करके दरअसल उन्हें उन चीज़ों की सज़ा दी जा रही है जिसका गुनाह, जिसका कोई जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। तो पहले तो इस बारे में बात करें कि ये जो 20 साल आपके रहे, और वो पहले सज़ा सुनाना, फिर उसमें रहना, फिर आप तो उसमें अंडा सेल और जो डेथ रो कन्विक्ट होते हैं उस तरह से थे, और उसके अलावा जो एक तरह से इसको कहना होता है कि उस समय का आप कैसे फिर आप बरी हुए, तो इस पूरे समय को आप कैसे देखते हैं? देखिए 2006 में जब जेल में जाना हुआ, तो शुरुआत में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी हमको कि आखिर इस इतनी खतरनाक जगह पर दिन कैसे गुज़ारा जाए। और ये पहले से ही दिमाग में था कि काफ़ी मुश्किल होगा केस जल्दी शुरू होना या जल्दी खत्म हो पाना उसके बाद। तो उस समय ये सोच रहे थे कि काफ़ी साल लग जाएँगे जजमेंट आते-आते, तो आखिर क्या किया जाए जेल के अंदर? तो मैंने वही फिर सोचा कि पढ़ाई की जाए कम से कम, कुछ उसमें डेवलपमेंट किया जाए पर्सनल। तो मैं शुरू से ही इस बात की कोशिश करता रहा कि जेल में एजुकेशन हासिल किया जाए। हालाँकि शुरू-शुरू में जेल प्रशासन इस बात के लिए तैयार नहीं था कि हमको पढ़ने की भी सुविधा दें। यहाँ तक कि हमने कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। उसके बाद सुविधाएँ एक बार जब मिलना शुरू हो गई, तो मैंने तकरीबन 20 जो है सर्टिफ़िकेट हासिल किए इग्नू से। इसमें एमबीए की डिग्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए इंग्लिश है, और अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ, जिसका लास्ट सेमेस्टर बचा है। तो नवंबर में उसका भी एग्ज़ाम है। और तो जेल ऐसी जगह है कि वहाँ पे सख्तियाँ हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता था कि अगर हमारी सोच अच्छी है और हम उस चीज़ को लेकर आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और तो सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी अगर जहाँ पे कहते हैं ना, मिसाल है जहाँ चाह वहाँ रहा। जी। तो ये तो एजुकेशन का मामला हो गया। दूसरी चीज़ थी कि केस के बारे में, कि हम कस्टडी में थे। हमको तो बात अच्छी तरह मालूम ही थी कि आप जगह बदल के बैठना चाहेंगे तो आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रुक जाते हैं। असल में असल कमरे में लाइट नहीं है, थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा चलेगा? आप बैठिए, जाके देखते हैं चल के, नहीं तो फिर दोबारा किसी वक़्त करेंगे, आराम से करेंगे, पर अच्छे से करना चाहता हूँ मैं बात। ठीक है। तो जब मैं जेल में गया पहले, वहाँ पर काफ़ी सख्तियाँ थीं और काफ़ी मुश्किल था जेल का वक़्त काटना। तो काफ़ी वो जेल प्रशासन भी शुरू में बहुत तंग कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार जेल में ऐसा भी हुआ कि जेल के प्रशासन ने
हमारे सभी साथियों को और मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया। 2008 की बात है वो। हमको दूसरी जेलों में भेजा गया, अलग-अलग जेलों के अंदर। और वहाँ पर उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट मैटर गया, हाई कोर्ट ने हमारे फ़ेवर में ऑर्डर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेट गया, जेल प्रशासन को बचाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया कि भई इन पर इंक्वायरी करके कार्रवाई करना चाहिए, कि इन्होंने हमें टॉर्चर किया है। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद हम जो है जब वापस पहले हमको दूसरी जेल में भेजा गया, फिर हम वापस अर्थ रोड के अंदर आए, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह में। वहाँ पर फिर हमने एजुकेशन के लिए काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि वहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सेंटर था, वो भी हमारी कोशिशों से हम 2-3 लोगों ने बहुत कोशिश की उसके लिए, एप्लीकेशन किया, सब किया, तो वो वहाँ पे सेंटर खुला। और सेंटर खुलने के बाद हमने वहाँ पे मैंने बैचलर इन टूरिज़्म स्टडीज़ पूरा किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस पूरा किया। और वहाँ से सज़ा लगी जब सेशन में, फांसी की सज़ा हो गई तो मुझे नागपुर भेज दिया गया। नागपुर में जाने के बाद मुझे वहाँ पर पता चला कि एमबीए का कोर्स जस्ट वहाँ के सुपरडेंट ने शुरू किया है। तो मैंने फिर वहाँ से एमबीए भी कंप्लीट किया और 3 डिप्लोमा एडिशनल किया उसके अंदर। फिर एमए इंग्लिश और एमए सोशियोलॉजी भी कंप्लीट किया और अब मैं एलएलबी कर रहा हूँ जो नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो खैर एजुकेशन की बात हुई। लेकिन जेल के अंदर ख़ास तौर पे नागपुर जेल के अंदर काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। तो वहाँ पर भी बहुत सी किताबें हैं। अलग-अलग धर्म की किताबें हैं, अलग-अलग ऑथर्स की बहुत सी किताबें हैं जो काफ़ी नॉलेज उससे मुझे मिला। मैंने तकरीबन समझिए कि वहाँ पर 1800 किताबें पढ़ी, इस पूरे 10 सालों के अंदर। और ये तो जो जेल के अंदर दिन गुज़ारने की बात है, तो मैं सोचता था कि यही पढ़ाई करके दिन गुज़ारा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना बातों के अंदर ही दिन कट जाता है लोगों का। खैर ये तो पर आप दूसरी बातें हैं, लेकिन जब आपको पकड़ा गया तो तब आप कहाँ पर क्या कर रहे थे? श्याम जी? मैं आपको थोड़ा शुरू से बताता हूँ कि मैं 96 में 10वीं पास किया यहाँ से जौनपुर से मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज से। उसके बाद बम्बई जाना हुआ आगे की पढ़ाई के लिए। मैंने महाराष्ट्र कॉलेज से उसके बाद 12th पास किया और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो क्योंकि आपको पता हो सबको पता ही है कि इंजीनियरिंग की किताबें काफ़ी महँगी होती थी उस वक़्त, तो मैं एक लाइब्रेरी में जाया करता था जहाँ पर वो किताबें मुझे मिलती थी पढ़ने को। 2001 में उस लाइब्रेरी से पुलिस वालों ने सबको अरेस्ट किया और ये मालूम पड़ा कि उस दिन सिमी संगठन पर प्रतिबंध लगा था और वो लाइब्रेरी सिमी ही चलाती थी। जब जज के सामने पूरा मामला आया तो हमको अगले दिन बेल दे दी गई और बाद में वो केस में एक्विटल मिल गया। लेकिन इस केस में क्योंकि नाम रिकॉर्ड पर आ गया था, इस वजह से जब भी ब्लास्ट होता या कोई ऐसी कार्रवाई होती मुंबई के अंदर या कुछ एक्टिविटी होती, तो हमको पुलिस वाले बुला के पूछताछ करते थे और छोड़ देते थे। 2006 में भी ऐसे ही हुआ कि हमको बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, वहाँ से भी छोड़ दिया गया। फिर एटीएस ने हमको बुलाया, मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा उनके ऑफ़िस में, तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, मारना शुरू किया, 5 दिन तक इल्लीगल डिटेंशन में रखा। उसके बाद वो उन्होंने मुझे ब्लास्ट केस में अरेस्ट कर लिया। अब जो कस्टडी के दौरान हुआ, उस कस्टडी के अंदर तो मैं तो अभी भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जितना टॉर्चर हो सकता था, जितना उनको पता था कि इस तरह टॉर्चर कर सकते हैं, उस तरह उन्होंने टॉर्चर किया और पूरी कोशिश की कि टॉर्चर के निशान कहीं पर ना मिलें। और हम जब डॉक्टर को कंप्लेंट करते थे जाके हॉस्पिटल के अंदर कि हमको मारा गया है, हमको टॉर्चर किया गया है, हमको यहाँ पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता था, ये नहीं लिखता था कि इनको पुलिस ने मारा है ऐसी कंप्लेंट आ रही है। ये लिखता था कि इनको यहाँ पेन हो रहा है, इनको वहाँ पेन हो, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर आ भी गई हैं। उसके बाद हमारे आँखों के सामने इन्होंने कन्फेशन को तैयार किया, जिसको कहा था कि हमने कन्फेशन दिया। पुलिस ने तैयार किया, उसमें स्टोरी बनाई पूरी और फिर उसको कॉपी करके दूसरे एक्यूज़ का बनाया गया। फिर उसको कॉपी करके दूसरे तीसरे एक्यूज़ का बनाया गया और सब डीसीपी के पास वो कॉपीड कन्फेशन की कॉपी भेजी गई ताकि वो अपनी राइटिंग में उसको कॉपी करें और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें। और वही हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि जो गलतियाँ हैं, वो सब डीसीपी सेम गलती कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉपी पेस्ट है। तो ये तो कस्टडी में हमारे सामने हुआ था और हमने ये बातें कोर्ट के अंदर ट्रायल में भी रखी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ को माना नहीं। और उसके बाद हम अरेस्टिंग के बाद हमारा जेसी हो गया। जेसी में जुडिशियल कस्टडी के अंदर आने के बाद इन्होंने हमारी पहचान परेड कराई। पहचान परेड के अंदर वहाँ पर हमको अंडा सेल में रखा गया था, तो अंडा सेल से निकालने के वक़्त वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन होता है। मराठी में उसको आवक-जावक रजिस्टर कहते हैं। उस जी। रजिस्टर में कब कोई आरोपी बाहर गया और कब अंदर आया उसकी एंट्री होती है और वहाँ पे एक सिंपल कांस्टेबल रहता है, वो एंट्री करता है देखकर घड़ी। तो उस
के हिसाब से उस रजिस्टर में हमारी एंट्री जो की गई थी वो 12:35 पे हमको निकाला गया, 12:40 पे अंदर किया गया। और जो और पहचान पट्टी चली है वो रिकॉर्ड के हिसाब से 1 घंटा चली है। और उस वक़्त हम जब हमको पहचाना विटनेस ने, तो हम अंडा जेल के अंदर थे। तो वो रिकॉर्ड हमने प्रोड्यूस किया कोर्ट के अंदर और ये साबित किया कि देखो हम हमारी पहचान पट्टी गलत हुई है। तो ये पूरा केस इन्होंने फैब्रिकेट किया। जब हम अगली तारीख पे कोर्ट गए, सेशन कोर्ट, मोगा कोर्ट, हमने कन्फेशन के बारे में बताया, तो मालूम पड़ा कि पुलिस ने कन्फेशन लेती है, साइन लेती है, तो हमने कोई कन्फेशन अपनी मर्ज़ी से दिया नहीं है। तो हमने सारे कन्फेशन डिटेक्ट कर दिए। अब पुलिस के पास रास्ता एक ही था कि वो अपने खबरियों को खड़ा करें, जो उनके स्टॉक विटनेसेस हैं, जो उनकी पहचान के हैं, उनको लाकर खड़ा करके जो है विटनेस बनाएँ। तो इसलिए उन्होंने विटनेस 4 महीने के बाद सबको विटनेस लाके खड़ा कर दिया और केस तैयार करके कोर्ट में फाइल कर दिया। हमारे जो सीडीआर्स थे, मोबाइल के रिकॉर्ड्स, वो हमसे कन्फर्ट कराए गए। हमसे पूछे गए, ये किसका नंबर है? तुमने इससे क्या बात की? और जिनसे हमने बात की उनको बुला के भी पूछा गया और उनकी पूरी फाइल तैयार की गई। लेकिन उसको चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि उसमें हमारा लोकेशन अलग जगह बता रहा था, जो इनकी स्टोरी थी उसके हिसाब से। बाद में हमने सीडीआर माँगते रहे। मैंने खुद एप्लीकेशन किया मोगा कोर्ट को कि आपका काम सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह काम करना नहीं है, आप एविडेंस को कोर्ट में लाइए। ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। लेकिन कोर्ट ने हमारी बात को रिजेक्ट किया। बाद में हाई कोर्ट ने उसको माना हमारी बात को और सीडीआर लाने को कहा और सीडीआर कोर्ट में आया और उसमें ये साबित हुआ कि हम वहाँ पे नहीं थे। लेकिन उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया और वो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने का इल्ज़ाम उन्होंने एटीएस पे लगाया हाई कोर्ट ने। और अब उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें एक्यूज़ का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा है। हम लोग तैयार करते थे सारे पढ़ के बहुत से, क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो जो वकील हमारे क्रॉस भी करते थे विटनेस को, वो काफ़ी पढ़ना एक दिन के अंदर, क्योंकि ट्रायल डेली चलता था। एक मुश्किल काम था, तो हम भी मेहनत करते थे कि वकील जो मेहनत कर रहा है, हमारी मेहनत भी रही तो थोड़ा-सा हमको ही फ़ायदा होगा। तो सारी चीज़ें छोड़ के हम उसी में मेहनत करते थे और सारे उसमें से पॉइंट्स निकाल कर वकीलों को बताते थे और वो क्रॉस करते थे उस पर भी। और उसके बाद हमको पूरा यकीन था कि सेशन कोर्ट हमें बाइज्जत बरी करेगा और यही उम्मीद लेकर हम जजमेंट के दिन कोर्ट में भी गए थे कि आज हम बरी हो जाएँगे। लेकिन इतना शॉकिंग जजमेंट वो आया था सेशन कोर्ट का कि एकदम झूठे एविडेंस के आधार पर हमको सज़ा दी और वो भी फांसी की सज़ा। हालाँकि हमको उस वक़्त उस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ी सज़ा है और ये, क्योंकि हमको यकीन था कि हम हाई कोर्ट से छूट ही जाएँगे और हाई कोर्ट में हमने ऐसा सुना था कि 6 महीने बाद केस शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमने अपील फाइल की और कन्फर्मेशन केस की शुरुआत हुई, गवर्नमेंट ने फाइल किया कन्फर्मेशन केस, उसके बाद हाई कोर्ट में हमारा केस शुरू ही नहीं हो रहा था। तो हमको ये टेंशन आना शुरू हुआ कि हम कब तक, कितने साल तक जेल में रहेंगे। और ठीक है, वो अलग बात है कि वक़्त गुज़ारने के लिए हमने बहुत चीज़ें जेल में सीखी और उस वक़्त उससे हिसाब से अपना वक़्त काटा। लेकिन एक टेंशन दिमाग में रहता था कि आखिर कब तक हमारा एक कोई एक्यूज़, उसका इंतज़ार करते-करते जेल में उसकी मौत हो गई कोविड से। अगर आज वो ज़िंदा होता तो उसके घर वाले भी खुश होते। उसके बाद जब केस हमारा बोर्ड पर आया 2019 के अंदर, तो जजेस का प्रमोशन या उनका ट्रांसफ़र या जो है उनका रिटायरमेंट, जिसकी वज़ह से केस चल नहीं रहा था। और फिर जब कोरोना पीरियड में कोर्ट बंद रहा, हाई कोर्ट केसेस की सुनवाई नहीं कर पा रहा था। हमारा केस काफ़ी रिकॉर्ड बड़ा होने की वज़ह से कोई जज कह रहा था कि इसको डेली सुनवाई करना पड़ेगा। इसमें हम ऐसा काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और कंटिन्यू चलाने की वज़ह से हम लोग नहीं चला सकते, क्योंकि हम रिटायरमेंट का टाइम है या फिर ट्रांसफ़र का टाइम है। बाद में 2023 में एक स्पेशल बेंच जो है बनाई गई हमारे केस की सुनवाई के लिए, नितिन सांबरे साहब की, और उन्होंने भी सुनवाई शुरू की, 3-4 दिन सुनवाई की केस की, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र नागपुर हाई कोर्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर सुनवाई रुक गई। फिर 2024 में मैंने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल की कि हमारे केस के लिए एक नई स्पेशल बेंच तैयार की जाए, जो हमारा केस रेगुलर तौर पे सुने। तो उसके बाद ये ऑर्डर पास हाई कोर्ट ने किया और अभी जो जज ने जजमेंट दिया है, जस्टिस अनिल किल्लो और जस्टिस श्याम चांडक ने, उनकी बेंच बनाई गई और उन्होंने 7 महीना सुनवाई करने के बाद और 6 महीने उसको इवैल्यूएट करने के बाद जजमेंट दिया है। तो काफ़ी अच्छा जजमेंट है और हमको ये यकीन हुआ कि इंसाफ मिलता है, भले ही देर से मिले, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। नहीं, पर ये जो इंसाफ मिला, मतलब इंसाफ हुआ वो तो ठीक है, पर इंसाफ मिला कैसे? क्योंकि 20 साल तो मतलब आपकी, मतलब जब तो आप जवान थे, आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, आप बता रहे हैं, और तभी तभी आपकी शादी भी हुई थी। मैं आपका उस बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता। और उसके बाद 20 साल के 20 साल के दरमियान पैरोल वगैरह में बाहर आने को मिला कभी?
नहीं, कभी नहीं मिला। जी। तो इस पूरे दरमियान जो परिवार जो है आपका वो तो जब आप बम्बई में जब पकड़े गए थे तो अकेले रह रहे थे वहाँ पे या परिवार भी वहाँ पर था? नहीं, उस वक़्त मैं अकेला था, मेरा परिवार गाँव में आया हुआ था उस समय। जी। तो वही कि जब ये अकेले में आप पूरे वहाँ पे हैं, परिवार जौनपुर में यूपी में है और वो ये सब हो रहा है, तो उनके ऊपर उनके अनुभव कैसे रहे, उनके तजुर्बे कैसे रहे? देखिए, क्योंकि मेरे परिवार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मुझे हमेशा सांत्वना दिया करते थे कि जल्दी रिहाई मिल जाएगी, जब भी केस चलेगा रिहा हो जाएँगे। तो काफ़ी उनका सपोर्ट रहा है। फाइनेंशियल भी सपोर्ट उन्होंने काफ़ी किया घर वालों ने, और सबसे ज़्यादा तो मैं मेरी वाइफ़ को भी सैल्यूट करता हूँ कि 19 साल से उन्होंने मेरा जी, इंतज़ार किया है, हमेशा हौसला दिया है। और एक बात तो ये है कि भई देखो, कितनी भी तकलीफ़ इंसान तकलीफ़ में अगर कितना भी जीता हो, लेकिन जो अपने लोगों से मिलता है उस तकलीफ़ के बाद, तो उसकी सारी तकलीफ़ भूल जाता है वो, कि पीछे क्या गुज़रा था। तो ये तो है कि 19 साल जो हमारे गुज़रे जेल के अंदर, उसका तो कोई हिसाब दे नहीं सकता। वो तो गुज़र गए। और लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ रिफ़ॉर्म करें पुलिस के अंदर, ताकि आइंदा कोई निर्दोष ना फँसे। किसी निर्दोष को जी। पुलिस ना फँसाए। यही मेरे लिए कंपनसेशन होगा, ये मेरे लिए एक हर्जाना होगा कि अगर आइंदा कोई निर्दोष ना फँसे। पर इससे कैसे बच सकते हैं जब आप एक तरह से देखते हैं कि ये आप तो एक उसका एक एक्सट्रीम एक क्या बोलते हैं ना कि एक मिसाल है जिसमें इतना कुछ हुआ आप बच भी गए। पर पूरे देश में देख सकते हैं चाहे वो गौरक्षा के मामले में हो, चाहे अभी हम लोग कोविड का जब देख तबलीग को लेकर देख रहे थे, फिर अभी आपका मामला हुआ, फिर गुजरात में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ये जहाँ पर एक तरह से ये कोई अपने आप में और जिसको बोलते हैं ना कि भूल से नहीं हो रहा है ये जो जो प्रोसेस को पनिशमेंट बनाना कि आप एक तरह से कानून के दायरे में हैं भी और नहीं भी हैं, पर आपको सज़ा पूरी मिल जाएगी, आपने गुनाह किया हो या ना किया हो। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और आपके जो साथ जो लोग थे उनको उनके साथ भी बातचीत आपकी होती रही होगी। तो कैसा लगता है आपको कि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम एक संविधान के देश हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे यहाँ कोर्ट रूल ऑफ लॉ बोलते हैं कि सब कानून और व्यवस्था से चीज़ें चलती हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और लगातार हो रही होती हैं और कई जगह हो रही होती हैं और एक ही तरह के लोगों के साथ हो रही होती है जो कि इस देश में इस समय मुस्लिम है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश का मैं मेरी काफ़ी नज़र रहती थी, मैं जेल में था तो वहाँ पे टीवी भी है, न्यूज़ भी देखता था मैं। तो इन करंट अफ़ेयर्स पे काफ़ी नज़र रखता था मैं, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ता था। जो देश का माहौल तो खराब है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। ये जो रिलीजन के नाम पर लोगों को लड़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, और इसका मकसद जो लोग कर रहे हैं, वो उनका मकसद है सिर्फ़ सत्ता में बने रहना, और वोट लेना कुछ लोगों के, कि इनको भई एक आदमी को सताओ तो कुछ दूसरे लोग हमारे हमको वोट देंगे। ये असल में ये एक घटिया किस्म की राजनीति है, जो सब लोग कर रहे हैं, मुल्क के अंदर अपने हमारे। लेकिन मैं भी यहाँ अपने गाँव के अंदर हूँ। मैं जब यहाँ पर आया, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मुस्लिम नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो ऐसा भाईचारा, एक सद्भावना यहाँ बनी हुई है। हालाँकि उसको खराब करने की कोशिश जो बहुत ऊँचे स्तर पर हो रही है, वो तो गलत है। लेकिन कानून जो बनाया गया है, मुझे लगता है अगर कानून का सही इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कानून को गलत हम नहीं कह सकते, कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले लोग उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को निर्दोष फँसाते हैं, या उसका गलत इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा लेते हैं। अभी जहाँ तक एक आम बात है करप्शन के बारे में, तो मैंने कई जगह देखा, अभी जेल में भी रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से भी काफ़ी कस्टडी में रहा हूँ, या कोर्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखा हूँ। तो इसको अगर कोई ईमानदार ऑफ़िसर आ गया या ईमानदार कोई है, तो करप्शन नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन कोई अगर नहीं है, तो फिर करप्शन हर जगह होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कानून का मामला है, जिनके हाथों में वो कानून दिया गया है, उन पर एक थोड़ा-सा कुछ स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए, ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। इसी तरह उसको दूर किया जा सकता है। फिर वहाँ पर आपने किताबें भी लिखी हैं, एक हॉरर सागा नाम से और एक शायद आप कविताएँ भी लिख शायरी भी करते हैं। तो हाँ,
उनके बारे में वो कैसे हुआ? असल में क्या हुआ यहाँ पे जब 2017-16 में यहाँ से मैं नागपुर गया, तो 18 में काफ़ी दिमाग पे एक टेंशन आता था क्योंकि कि सज़ा लगे हुए 3 साल हो चुके थे और तो कहते हैं कि जब कोई शायरी उस वक़्त करता है जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है या बहुत ज़्यादा गम में होता है। तो मैं कुछ पहले 3-4 पोएम बन गई हॉरर सागा की। फिर टॉर्चर के ऊपर मैं लिख ही रहा था कि कचरे में ये हुआ, तो पोएम की शक्ल में लिखना शुरू कर दिया मैंने। उसका मैंने सोचा कि इसको एक पूरी अरेस्टिंग से लेकर सज़ा होने तक की पूरी कहानी इसमें लिखी जाए। तो मैं लेटा रहता था, सोचता रहता था और उसको लिखता रहता था। लिखते-लिखते जब वो पूरी हो गई, फिर मैंने उसको फेयर किया, करेक्शन किया, सब किया और वो थोड़ा प्रशासन ने लेट किया बहुत भेजने में बाहर, लेकिन वो छपी किताब। इसके अलावा और भी किताबें जैसे मैंने जेल में जो एजुकेशन हासिल किया, उस पर भी एक किताब लिखा हूँ मैं और कुछ शायरी लिखा हूँ जो हालाँकि वो उर्दू के अंदर है लेकिन वो भी एक इरादा है कि उसको पब्लिश करने का और आरटी एक्ट पर भी मैंने एक किताब लिखा है। तो ये 4 किताबें आपने हैं वहाँ जो अभी काफ़ी सारी रीडिंग में। आरटीआई, हाँ, काफ़ी सारी आरटीआई एप्लीकेशंस भी आपने काफ़ी सारी लगाई वहाँ पर, और एक तरह हाँ, से उसका काफ़ी ये तो हमारे लिए कैसा है एक काफ़ी हम भाग्यशाली रहे कहा जाए तो, कि जब 2005 में आरटी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से और 2006 में हमारा केस हो गया। तो शुरू-शुरू में काफ़ी आसान था इन्फॉर्मेशन मिल जाना। जी। तो हमने आरटी एक्ट किया और मैंने ख़ास तौर पे आरटी एप्लीकेशन करके 2 चीज़ें मँगाई हैं। एक तो केस से जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, स्टेशन डायरी है और सब चीज़ें वो मँगाई और दूसरा बुक्स मँगाई जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट छापते हैं, पढ़ने के लिए। तकरीबन मैंने 6000 के आस-पास आरटी एप्लीकेशन की टोटल, जेल में रहते हुए और मुझे तकरीबन सबका 6000 के रिप्लाई भी आस-पास। मिला। हाँ, जी। तो ये वापस आते हैं कि जो एक कोई कोई अच्छी आपकी नज़्म या शायरी या कविता साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? अभी हॉरर सागा की पूरी बुक ही कविता है। जी। आपने शायद बुक देखी उनमें होगी। से कुछ एक जो नहीं, मैंने उसके बारे में सुना तो है, मैं अब मैं देखना चाहूँगा, बिल्कुल। मैं भेज देता हूँ उसमें से कुछ पोएम आपको जी, जी। और और ये जो है आरटी एप्लीकेशन जो मैंने किया था, तो उसमें मुझे मालूम था कि मैं लॉकअप में मुझे रखा गया था और डीसीपी के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया था। मैंने लॉकअप डायरी जब मँगाई, ये प्रूव करने के लिए कि देखो मुझे उनके सामने प्रोड्यूस ही नहीं किया गया है और एक विटनेस का कहना था कि वो कहीं पर गया हुआ था हॉस्पिटल के अंदर किसी से मिलने, जो वहाँ पे एम्प्लॉयी था, कंपाउंडर था। तो पता चला कि उस नाम का कोई कंपाउंडर वहाँ काम ही नहीं करता है। तो आरटी से हमने विटनेसेस को भी झूठा साबित किया, पहचान पत्र को भी झूठा साबित किया और अपने कन्फेशंस को भी झूठा साबित किया और यहाँ तक कि टॉर्चर। ये देखो प्रोसिक्यूशन का ऐसा नेचर है कि उन्होंने क्या किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे कंप्लेंट नहीं है, वो उन्होंने कोर्ट में जमा की है। लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे कंप्लेंट है, वो उन्होंने कोर्ट में जमा नहीं किया। तो इसलिए हमने आरटी से वो बहुत सी मेडिकल रिपोर्ट मँगाई अपनी जिसमें हमने कंप्लेंट की थी कि हमारी थाई में पेन हो रहा है या हमारे हाथ के अंदर दर्द हो रहा है या गिडीनेस का प्रॉब्लम आ रहा है। सारी चीज़ें जो कंप्लेंट लिखी थी, वो मँगाकर हमने कोर्ट में जमा की। तो आरटी ने जी, समझो मैं तो कहता हूँ कि आरटी एप्लीकेशन ही थी कि जिसकी वज़ह से आज हम बाहर आ गए, उससे इन्फॉर्मेशन अच्छा। निकाल कर। आरटीआई को लेकर अभी जो इस देश में हम देख रहे हैं लगातार कि उसका जो इसको कहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। पहले जैसे उसमें पारदर्शिता की बात कम दिखलाई पड़ती है। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? असल में कैसा है कि जो हुकूमतें होती हैं, चाहे वो किसी राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, वो नहीं चाहती कि उन कुछ इन्फॉर्मेशंस बाहर जाएँ। तो वो ऐसा दबाव बनाते हैं या फिर कुछ और मामला रहता है कि उन जैसे आरटी एक्ट के अंदर पिछली बार अमेंडमेंट हुआ है कि 3 साल के अंदर अपॉइंटमेंट होगा और उसको कंटिन्यू फिर राइट टू प्राइवेसी जो जजमेंट आया उसके बाद भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो ये जानबूझकर अब आरटी एक्ट बनाया गया था कि पारदर्शी हो और करप्शन जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए आरटी एक्ट हो। तो बहुत से लोगों ने आरटी एक्ट से ही निकाल कर बहुत से डॉक्यूमेंट पब्लिक में मीडिया में लाए जिससे बहुत लोगों पर गुना दाखिल हुआ, केस बना। उस चीज़ को कम करने के लिए ये पूरी तरह से इसको डिफंक्ट करने की कोशिश की जा रही है, सरकारी सतह पर। अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी हम अगर जी, जैसे मैं एप्लीकेशन फाइल करता था सेकंड अपील, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को, उसकी सुनवाई मुझे पता है कि 2 साल के बाद होगी। 2 ढाई साल बाद से पहले पहले मेरा नंबर नहीं आएगा। तो ये जो वैकेंसीज़ है, जानबूझ के रखी जा रही है। किसी स्टेट के अंदर तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कमीशन है ही नहीं।
सिर्फ ऐसे ही डिफेक्ट पड़ा हुआ है पूरा। तो ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि कोई गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन निकाल ना सके। आप कई जेलों में रहे, आर्थर रोड में रहे, फिर नागपुर जेल में रहे, तो इन जेल की जिंदगी के बारे में बताइए कि वहां पे जो कैदी होते हैं, जो दोनों तरह के होते हैं, जो एक तो दोषी भी सिद्ध होते हैं और एक जो होते हैं जो जिनको कहते हैं अंडर ट्रायल्स हैं, तो उनकी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं वहां पे, जो उनकी जिंदगी, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है और जो उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उनके हिसाब से। जैसे एक बहुत बड़ी बात जेल में आपने कही कि आपने 20 सर्टिफिकेट या डिग्री आपने वहां पे जेल में रह के ले ली और किताबें लिख ली, जो कि ये तो मतलब बहुत बड़े बड़े जो मतलब जो लोग हमारे यहाँ आज़ादी के जो लोग लगभग लड़ते थे, मतलब नेहरू ने किताब लिखी थी जेल में रह के, तो हाँ, जो सबसे अच्छी किताब है उनकी। तो ये जेल में, तो ये जो इसके बारे में शायद बहुत सारे लोग जो लोग बाहर रहते हैं वो कभी सोचते भी नहीं है इनकी चीजों के बारे में कि जेल में रहना होता क्या है। तो वो सिर्फ दीवार देखते हैं और उसके पीछे जो होता है, तो उसके बारे में बताइए। तो मैं क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा रहना सेपरेट यार्ड के अंदर ही रहा है, क्योंकि ब्लास्ट केस भी था और मैं थोड़ा पढ़ा-लिखा भी था, आरटी ऑपरेशन भी करता था। तो प्रशासन नहीं चाहता था कि मेरी बातें और लोगों को मालूम पड़े या फिर जो है और लोग सीख जाएँ एप्लीकेशन करना, इसलिए हमेशा सेपरेट के अंदर ही रखा गया और बड़ा केस भी था मेरी सिक्योरिटी के हिसाब से भी। तो इस वजह से जो लोग डाले जाते थे मेरे यार्ड के अंदर, अंडर ट्रायल हों या और कन्विक्ट्स हों, लेकिन जेल का जो ओवरऑल मामला मैंने देखा है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र में जहाँ मैं था, वहाँ पे तो बोला था कि क कारागार पनिशमेंट की जगह नहीं है, बल्कि सुधार की जगह है। यहाँ पे रिफॉर्म लोगों को किया जाता है और कई सेंट्रल प्रिज़न के अंदर उन्होंने सेंटर भी खोला है, स्टडी सेंटर इग्नू का है, यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी का है। लेकिन एक कमी जो देखी जाती है वो ये है कि उन पर कोई काम नहीं किया जाता प्रशासन की तरफ से, उनको रिफॉर्म करने का। खुद से अगर कोई कैदी ऐसा होता है जो खुद चाहता है कि वो पढ़ाई करे तो ही कर सकता है, वरना प्रशासन की तरफ से तो कोई काम नहीं होता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि डिस्करेज किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि भई ये चीज़ें कोई ना करे, लिखने-पढ़ने का काम कोई ना करे। जो लोग लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो एप्लीकेशन करेंगे, उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जेल के अंदर जो मिक्सिंग होती है हैबिचुअल क्रिमिनल की और जो न्यू कमर्स होते हैं, उससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं, वो भी हैबिचुअल धीरे-धीरे बन जाते हैं। और वहाँ पर एक टेंशन रहता है उनके पास, न्यू कमर्स जो आते हैं कि जेल में आ गए, तो क्या होगा? तो फिर वो जो लोग उनके हैबिचुअल लोग हेल्प करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो उनके मसीहा बन जाते हैं। तो इस तरह से एक क्राइम कहा जाए कि अगर क्रिमिनल्स को पैदा करने की जगह में बन गई है जेल, जो जनरल बैरक्स होते हैं, वहाँ पर। तो इस पर प्रशासन ने एक ध्यान देकर उसको कुछ सेग्रीगेशन या कुछ और डिवाइस डेवलप करे जिससे कि लोगों के अंदर सुधार हो सके। हालाँकि महाराष्ट्र ने आपका काफ़ी आपका महाराष्ट्र आपका में ऐसा आपका आपका ऐसा अनुभव रहा जो ऐसे जो इसको बोलते हैं जो शातिर अपराधी वर्ग होते हैं, जो वहां पे जो गुंडे बदमाश होते हैं अंदर, उनके साथ आपका साबका पड़ा? कैसे कैसे आपने, कैसे आप तो पढ़े लिखे आम से आदमी थे, शरीफ टाइप जैसे जो लोग होते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। काफ़ी बड़े-बड़े जो जिनको गैंगस्टर बुलाया था, बड़े गैंगस्टर या डॉन हैं, उनसे भी साबका पड़ा है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि किसी वजह से वो उनको बड़ा डॉन बना दिया गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, उनके नाम हो गए, उनका नाम, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होते। मुझसे तो सभी लोग रिस्पेक्ट से बात करते थे जेल के अंदर। कभी लोगों ने तकलीफ नहीं दी कुछ और हमेशा ही बस उनकी लड़ाई जो प्रशासन से हुआ करती थी कभी-कभी और वो उस वजह से थोड़ा-सा टेंस एक माहौल रहता था। लेकिन फिर भी ओवरऑल जब वहाँ पे लोग आते हैं रहने के लिए, तो मिल-जुल के ही रहते हैं। हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम भी हैं, साथ में रहें। सुबह जब ओपनिंग होती है बैरेक तो एक-दूसरे से लोग मिलते हैं। शाम में जब बंद किया जाता है सबको तो भी एक-दूसरे से मिल के जाते हैं। तो एक भाईचारा अंदर मौजूद है। हालाँकि उनको भी मालूम पड़ता है बाहर क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग खराब नहीं हैं। कुछ लोग बाहर भी अगर खराब हैं, उनके दिमागों में नौजवान यंग जनरेशन रहती है, बहुत चीज़ समझती नहीं है। उसमें आकर कुछ लोग कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक हमारी जो यहाँ कल्चर है, भारतीय सभ्यता रही है शुरू से, वो काफ़ी अच्छी रही है। लोगों ने मिल-जुल कर यहाँ पे रहे हैं, काम किए हैं सबने मिलकर। तो वो जेल में वही वही जेल हालत के है। जेल के अंदर की जो सांप्रदायिकता, जैसे कि हम जेल के बाहर की सांप्रदायिकता तो हम लोग सब लोग देखते हैं और हम देख रहे हैं कि वो हुँ, किस तरह से भारत को बदल रही है।
हम देख रहे हैं कि किस तरह की हिंसा, नफ़रत और एक तरह का मतलब जो धौंस पट्टियाँ हर तरफ देखते रहते हैं हम लोग जो है, एक बदलते हुए भारत की बड़ी पहचान बनती जा रही है वो। जेल के अंदर की सांप्रदायिकता किस तरह की है? देखिए, बाहर जो होता है, आप उसका असर जेल पर भी पड़ता है। क्या होता है कई बार, कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई बड़ा आया और उसने कोई बड़ा क्रिमिनल आया या कोई गैंगस्टर आया और उसने देखा हमको कि ये लोग जेल में इनको थोड़ा ज़्यादा सहूलत मिल रही है प्रशासन की तरफ से या इनका कोई कुछ मामला नहीं, इनको परेशान नहीं कर रहे हैं और नया कोई आया तो उसको अगर तकलीफ दी जा रही है। होता क्या है वो ख़ास तौर पे शुरू में ज़्यादा हुआ हमारे साथ में कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसके साथ इतना क्यों वो कर रहे तुम लोग? तो प्रशासन के लोग भी थोड़ा डर जाते थे और हमारे भी काम में अड़चन पैदा करना शुरू कर देते थे। कुछ जो काम रहते थे, एप्लीकेशन नहीं भेजना, रोक के रखना, कई दिन बाद भेजना। तो ये बहुत कम लोग रहते हैं जो इस तरह की हरकतें करते थे जेल में, हम तो उनको अवॉइड कर देते थे, जाने दो, छोड़ दो इनको, इनको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। असर तो उसका होता और है ये जो संभालते और फिर ये बात, ये जो ठप्पा लगता है एहतशाम की, जो आतंकवादी कहलाया जाना जो होता है, ये आप देखते हैं कि अखबारों में छप रहा है, आपके आस-पास के लोग ऐसा बोल रहे हैं, पुलिस वाले तो ख़ैर जो वो तो टॉर्चर और तकलीफ दे ही रहे हैं। तो इस दौरान जैसे कितने लोग जो हैं, आपके दोस्त कितने घटे-बढ़े इस दौरान जो है, इस पूरी जब परीक्षा से आप गुज़र रहे थे तो? देखिए, ये जो दाग है, ज़ाहिर-सी बात है, हाई कोर्ट ने उसको धोने की पूरी कोशिश की है और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक खदशा था कि शायद लोग मुझसे मिलना पसंद ना करें, इस दाग की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता था, लोग मिले और मुझे लगता है कि जो दाग हम पे लगा था वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद धुल गया है और काफ़ी लोग समझ गए हैं कि भई इनको झूठा फँसाया गया था। पहले दिन जब जजमेंट आया तो मीडिया में ऐसी बातें आ रही थी कि भई इनको क्यों छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया? लेकिन जब लोगों ने जजमेंट पढ़ा हाई कोर्ट का, तो वही लोगों ने फिर उसके बाद बातें ऐसी की कि भई ओरिजिनल नहीं पकड़े गए, इनको झूठा फँसाया गया था। और जहाँ तक बात ये आतंकवादी की है तो वो तो डेफ़िनिशन आज तक कोई डिफ़ाइन किया नहीं है। भई किसी को भी आतंकवादी कह देना तो एक आज का नॉर्मल वो बन चुका है, कि जो हमारे सपोर्ट में नहीं है उसको आतंकवादी कहो, जो हमारे सपोर्ट में नहीं है उसको पाकिस्तानी कहो, उसको देशद्रोही कहो, ये तो हुँ। आम नेचर बन चुका है। अगर इसको हम लेते बैठेंगे, उसका लोड लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने जो बहुत सी चीज़ें करना चाह रहे थे, डेवलपमेंट के वो काम नहीं कर पाएँगे। इसलिए इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 20 साल की जेल और 20 सर्टिफ़िकेट क्वालिफ़िकेशंस के बाद अब आप किस तरह से आगे की ज़िंदगी को बसर करना चाहेंगे? मैं अभी लॉ कंप्लीट करने के बाद सोच रहा हूँ वकालत के अंदर कुछ करता हूँ और उसके बाद ही कुछ और सोचूँगा। एक बार वकालत हो जाए और क्योंकि मेरे पास एमबीए डिग्री भी है, मुझे ऑफ़र्स भी जॉब की है मौजूद। लेकिन मैं अभी वकालत अच्छा, करके उसके बाद देखूँगा कि क्या करना चाहिए। और अभी जौनपुर में ही रहना चाहेंगे या आप वहाँ से वापस मुंबई नहीं, की असल तरफ में जाएँगे? जेल में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती थी, वो इसी बात की होती थी कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं हूँ, पिताजी के साथ नहीं हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और जब जी, मैं उनकी सेवा करने के लायक हुआ, तो मैं जेल के अंदर मुझे डाल दिया गया। तो मैं सोचा हूँ कि यहीं पर रहकर पहले कुछ दिन इनके साथ रहूँ, ताकि इनकी सेवा भी कर सकूँ और इनको भी ये थोड़ा अच्छा लगे। हुँ, उसके बाद ही ज़्यादातर इरादा तो यहीं रहने का है, हुँ, अब लेकिन बाद में कुछ कह नहीं सकते, जाना ही पड़ सकता है, क्योंकि फाइनेंस बड़ी चीज़ है, बिना फाइनेंस हुँ, के आदमी क्या कर सकता है यहाँ पे? जी। तो और इनमें से जो आपने जो काम किया है, इसमें से कौन-सा काम आप वकालत ही करना चाहेंगे या जो बाकी जो डिग्रीज़ आपने इस बीच इकट्ठा की, नहीं, मैंने कोशिश उनसे? तो कर ली है पढ़ाई की और काफ़ी जो इतने इज़्म हैं, सोशलिज़्म और पॉलिटिक्स के जितने मैटर्स सब में मैंने विचारों को भी पढ़ा है सब चीज़ें। तो मेरा इरादा एक काफ़ी बड़ी मोटी बुक लिखने का भी है। अ, सिस्टम्स के ऊपर लिखना है कि किस तरह सुधार लाया जाए या किस तरह क्या चीज़ें की जाए जिससे सब लोग अच्छे से रह सकें, सब लोगों का फ़ायदा हो। तो वकालत करने के बाद वो किताब पे काम करना है पहले, उसके बाद
अगर कुछ नहीं हो पाया तो शायद जॉब भी करना पड़े कहीं पर। और ये जो पूरा आपको लगता है कि इसका रास्ता क्या लगता है? ये जो जिस तरह से हम लोग ये जो हिंदुस्तान बनता चला जा रहा है, जहाँ पे ये जो पूरा एक नफरत है, पोलराइज पोलराइज सोसाइटी, बहुत अधिक ज़्यादा सांप्रदायिक, एकदम उसका जहर, उसके तो आप खुद एक तरह से भुगतभोगी भी हैं। तो असल में ये तो हमारे जो उसको देश के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक सौहार्द का वातावरण देश के अंदर बनाएँ, क्योंकि देश की बदनामी बाहर भी हो रही है और अंदर भी लोग सैटिस्फाई नहीं हैं, कोई भी हो, जी। उसके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं है। हुँ। एक को लगता है कि इसने मेरे घर पे कब्ज़ा किया, दूसरे को लगता है कि हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं है। तो सैटिस्फैक्शन किसी को नहीं है। तो एक सौहार्द अगर बनेगा, अभी ये हमारा इतना बड़ा गाँव है, यहाँ पर बस्तियाँ हैं बहुत लोगों की, जिसमें बहुत सी बस्तियाँ ऐसी जिसमें मुस्लिम नहीं है। लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। सब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसा सौहार्द अगर पूरे देश में बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। तो आपको ये लगता है कि मुंबई में या उनके तुलना में जौनपुर में ज़्यादा आपको अ, लोगों से जो आपके घर परिवार के बाहर भी हैं, उनकी ज़्यादा गर्मजोशी है आपको लेकर? हाँ, लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर। जब मैं आया तो अभी तक आज 1 हफ्ता हो रहा है, लेकिन मेरे घर पे लगातार भीड़ रहती है। दूसरे गाँव से लोग मिलने आते हैं। तो मुझे तो काफ़ी इमोशनल फीलिंग होती है उस वक़्त। इमोशंस मेरे थोड़ा अलग टाइप के हो जाते हैं, देख कर लोगों कि लोग इतने लोग मिलने आते हैं। ये जो और जो भी इस तरह के लोग जो फँसे हुए हैं, उनकी आप किस तरह की मदद कर सकते हैं? ऐसे तो देखिए, जब अब इस मामला ऐसा है कि अब जो उनके वकील हैं, जो फँसे हुए हैं, ये केस तो एक नज़ीर बन चुका था। हालाँकि उस नज़ीर पर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, कि इस केस का इस्तेमाल किसी दूसरे केस में ना किया जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लेकिन फिर भी इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जजमेंट के अंदर, वो तो दूसरे केसेस के अंदर वकील इस्तेमाल करेंगे ही और उस पर सेशन कोर्ट के जो जज अच्छे रहेंगे या जो रूल के हिसाब से फैसला करने वाले हैं, वो उसको भी देखेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को भी देखेंगे। भले उसका वो हवाला ना दें। तो वो एक नज़ीर तो बनी है, एक साइटेशन बना है हमारे केस के अंदर और बहुत से जो लोग हैं, जो हेल्प भी करते हैं, संस्थाएँ हैं, जमीयतुल उलमा ने हमारी हेल्प की है या प्रोजेक्ट 39 ए है जो नेशनल यूनिवर्सिटी के एक वो है, वो लोग भी हेल्प करते हैं और इसके अलावा बहुत सी और संस्थाएँ हैं जो बाढ़ संस्था और नागपुर में जो किसी भी कैदियों की हेल्प करती है, फाइनेंशियल तौर पर वकील अपॉइंट करती है। जी। तो जो इनोसेंट फँसे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके केसेस को तो लड़ना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए लोगों ने और मैं वकील बनने के बाद सोचा हूँ कि भई जो वाक़ई में इनोसेंट है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें भी कोशिश है कि कुछ करूँगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक लीगल सिस्टम में कुछ रिफ़ॉर्म नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको एक वो बताता हूँ, मुझे याद नहीं उसका रेफ़रेंस कहाँ पढ़ा हूँ मैंने, लेकिन लॉर्ड मैकाले जिन्होंने आईपीसी लिखी थी, जब वो वापस ब्रिटेन गए तो वहाँ पर किसी लेक्चर में उन्होंने कहा था ये बात कि जो कानून बनाया मैंने इंडिया के अंदर, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि उस कानून के अंदर अगर कोई आदमी एक बार उसमें फँसा, तो ज़िंदगी भर निकलेगा नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इसको अभी चेंज कर रहे हैं। तीनों जो मेजर एक्ट है और उन्होंने चेंज किया भी, लेकिन वही कॉपी पेस्ट का तरीका अपनाया, सेक्शंस बदल दिए, उसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। उससे कोई रिफ़ॉर्म होने वाला नहीं है, बल्कि पुलिस को और पावर दे दिया है कि पावर को कर्टन करना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर है कि जब तक क्राइम साबित ना हो किसी के ऊपर, तब तक उसकी आज़ादी को जी। छीना ना जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको लागू करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये लगातार अब हो रहा है, और ख़ास तौर पे मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है कि ये ओनस उन पर है कि वो साबित करें कि वो निर्दोष है। ये हाँ, तो इंसाफ का जो कायदा होता है कि आप तब तक दोषी नहीं जब तक ये साबित ना हो जाए, और ये साबित करना सरकार का काम है। पर अब सरकार का काम ये नहीं, चाहे आप अभी बिहार के चुनाव वाली मतदाता उसमें भी देख लीजिए, असम में देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बीफ वाले मामले होते हैं उन सब में ये यही बात है कि वो ये साबित उसको करना है जो जो आरोपी है कि वो दोष मुक्त है, वो निर्दोष है। तो ये भी एक तो एक उसी
बदलते हुए पैटर्न का हिस्सा है, जो जिसका हम लोग लगातार बात करते रहे। पर मुझे ये बताइए, वो जो बाकी जो 11 साथी रहे आपके, उनके बारे में बताइए कि उनके साथ कैसा रहा? उनको कि हम लोग आप जानते थे पहले? ज़्यादा जी। सबसे पहले तो अर्थरोड में जब हम अंडर ट्रायल थे, हमारा सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, तो हम सभी लोग साथ ही में थे और उस वक़्त सिर्फ़ ये होता था कि भई चार्जशीट पढ़ना, उसको देखना, तैयारी करना और कोर्ट जाना, सब चीज़ें वहाँ पे बताना। तो ये ज़्यादा चलता रहा है। लेकिन बाद में जब हमको सज़ा लग गई, तो हमको ट्रांसफ़र किया गया अलग-अलग जेलों के अंदर। तो मेरे जो साथ में लोग थे, हालाँकि हम उनको बाहर से तो नहीं जानते थे। सब लोगों को नहीं जानते थे, 1-2 लोगों को जानते थे बाहर से, लेकिन सब लोगों को नहीं जानते थे। तो वहाँ से जब ट्रांसफ़र दूसरी जेलों में हो गया, तो लोगों से कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया। अब क्योंकि बाहर से जानते नहीं थे, तो ज़ाहिर-सी बात है हम कॉन्टैक्ट उनको कर भी नहीं सकते थे ज़्यादा। लेकिन जो जी। हमारे साथ में लोग थे, 2-3 लोग, जैसे मेरे साथ में कमाल अंसारी जिसकी डेथ हो गई कोविड से, जी। नावेद हुसैन एक था, जो अभी बाहर नहीं आया है, वो दूसरे केस में अंदर है। तो हमारे बीच जो बातचीत होती थी यही होती थी कि कोई मालूम था, हमें भी मालूम था कि ये केस हमारे ऊपर झूठा है, झूठी सज़ा हुई है। तो हम लोगों को बोलते भी थे वहाँ पर। तो बाकी लोगों को तो यकीन नहीं होता था कि भई ये फांसी से डायरेक्ट छूटने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो जजेस राउंड पे आते थे, वो जब उनको बोलते थे कि हम लोग छूट जाएँगे, तो वो भी यकीन नहीं करते थे। वो बोलते थे कि बहुत होगा, तुम्हारी लाइफ़ तो हो जाएगी बोले, इतना सांत्वना देके जाते थे हम। क्योंकि हमको मालूम था कि केस में कुछ नहीं है, हम छूट जाएँगे। तो हमारे मामला तो जो एक्यूज़ आपस में थे, हालाँकि बहुत से केसेज़ के अंदर एक्यूज़ आपस में लड़ते बहुत हैं। क्योंकि वो उन केसेस में जिसमें लोगों ने वाक़ई में क्राइम किया होता है, वो लोग लड़ाई इसलिए करते हैं कि कुछ बेनिफिट उनको मिला नहीं या कुछ उनका नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ हमको मालूम था कि हमारा सिर्फ़ नुकसान हुआ है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हम सबका जी। नुकसान हुआ है, जिसकी वज़ह से हम लोग आपस में मिल-जुल के रहे हमेशा और कभी हमारी ऐसी कोई लड़ाइयाँ उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और आप आपने थोड़ा सा ब्रीफली बात की थी अपनी बेगम साहिबा की, वो आपकी शादी हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे जब आप जब जब जे जाना पड़ा था, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद मैं कई बार ये बात बोला भी कि देखो ये बहुत बड़ा केस है, इसमें बहुत वक़्त लगेगा, तो आप अपना रास्ता चुन सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ कल्चर है जौनपुर के अंदर या जो आस-पास के इलाके हैं, वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। वहाँ पर घर वालों की मर्ज़ी ज़्यादा शामिल रहती है। तो कोई भी घर वाले रेडी नहीं थे, हमारे भी और मेरी वाइफ़ पत्नी के घर वाले भी, कि ये रिश्ता टूट जाए या इसमें कुछ मामला हो। वो एक अलग चीज़ लगती थी कि भई आदमी जेल में चला गया तो औरत क्यों छोड़ के दूसरे के साथ शादी करे। तो काफ़ी इंतज़ार किया और क्योंकि हमें फ़ोन की परमिशन मिलती थी और वीडियो कॉल की भी परमिशन मिलती थी वहाँ से, तो बातें होती थी। हमेशा बस यही एक इंतज़ार रहता था कि कब छूटेंगे, कब छूटेंगे। देखिए 19 साल गुज़र गए उसके बाद जो है, यहाँ पर आया, तो सब लोग काफ़ी खुश हैं। मेरी जो है पत्नी भी काफ़ी खुश हैं उसको लेकर, जी। कि इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। और इस पूरे वक़्त ये लोग जौनपुर में रहे जब आप अलग-अलग जगहों पे थे, जेलों पे थे? जी। ये लोग हमेशा जौनपुर में ही रहे जब आप वहाँ थे, तो आप आपसे हाँ, मिलने आना भी होगा तो यहाँ जौनपुर से उनको नागपुर या बम्बई जाना पड़ता था? क्योंकि मेरा घर में भी बम्बई में भी एक घर है मेरा, वहाँ पर मम्मी-अब्बू सब लोग आते थे, वहाँ रहते थे और फिर मिल-मुलाकात देते थे। मुंबई में आकर फिर वापस यहाँ आते थे। क्योंकि वहाँ पर घर पे रहना नहीं होता था और एक चीज़ जो पुलिस का हैरेसमेंट होता है, जैसे उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन घर पर उनका बराबर आना-जाना लगा रहता था। जिसकी वजह से ये लोग गाँव में आ गए यहाँ पर, यहाँ रहना शुरू किए हुँ। और मेरी जी। पत्नी जो है अपने मायके में रहती थी, यहाँ भी रहती थी। उनको भी काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, साथ में रहे उनके, उनका साथ दिया। तो ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ कि तकलीफ़ होती और ज़्यादा। हुँ। नहीं, पर उन लोगों को भी इस बीच पुलिस ने तंग किया जब आप जेल में थे? हाँ, पुलिस ने तंग यहाँ पर कैसा है अगर किसी घर पे पुलिस आ गई, तो उसको लोग बुरा समझना शुरू कर देते हैं, मामला ऐसा है। अब घर पे पुलिस आना तो सबसे बड़ी बुराई आदमी के लिए यही हो जाती है। लेकिन आके पूछताछ करना या फिर ताने मारना कुछ, तो ये तो उनको काफ़ी तकलीफ़ दे होता था मेरे माता-पिता के लिए भी, पत्नी के लिए भी, कि जी। कुछ किया नहीं आदमी और ये एक तकलीफ़-दह बात होती थी, तो पुलिस को तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए थी। उनका काम तो हो चुका था, कि उन्होंने फैब्रिकेट किया केस सॉल्व कर दिया, अब उनको घरवालों को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अभी भी ऐसा ही है, एक बार रिकॉर्ड पे नाम है, अब भी जब भी कुछ होगा तो पूछताछ तो करेंगे ही आकर।
तो अब इसके बाद ये बात है कि जो पूरी जो सजा आप ने जो जो कीमत चुकाई है, और वो जो कि एक सजा की तरह ही है, जो कि जबकि जबकि जुर्म आपने किया ही नहीं था, तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है एहतशाम? इसकी इसका देखिए मुआवजा, इसकी भरपाई, इसका इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो जो एक तरह से सरकार ने आपके साथ किया, पुलिस ने आपके साथ किया, यहाँ की न्याय व्यवस्था ने ये काम इस तरह से किया, तो इसकी कीमत का क्या है? मतलब ये कैसे होगा ये? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि और कंपनसेशन के बदले मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर वो सिस्टम को रिफॉर्म कर दें, तो यही मेरे लिए कंपनसेशन होगा, ताकि किसी को पुलिस फँसा ना सके। और क्योंकि कंपनसेशन 19 साल का कितना भी वो पैसा देंगे, वो 19 साल तो वापस नहीं आ सकते मेरे। और इंसान को क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए बस, सोने के लिए चाहिए और घर चाहिए बस। तो हम लोग बात कर रहे थे जो आपके साथी थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनको साथ आपका वाकया वाकया कैसा रहा? उनकी जान पहचान, उनके दुख दर्द, उनकी जिंदगी, उनके परिवार। तो जब आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 12 और शुरू के 13 और बाद के 12 लोग ही नहीं थे। उन सबके परिवार, उन सबके हाँ, बच्चे, वो सब भी शामिल थे। तो उनके बारे में देखिए, आप क्या जानते सोचते हैं? जी। नहीं, जब परिवार के लोग कोर्ट में मिलने आया करते थे, तो तकरीबन सबसे मुलाकात करते थे वो। और एक बॉन्डिंग जो है फैमिलीज़ के बीच में बन गई थी, क्योंकि सभी लोग परेशान थे और सब लोग एक मुसीबत में जो शामिल थे। तो उस मुसीबत से बचने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, मुसीबत जो ज़्यादा आदमी है, मुसीबत ज़्यादा का ही साथ देता है। तो इस तरह जो घरवाले थे उनके जो सलाम थे वो हमको भी आया करते थे, दूसरे घरवालों के भी। जब भी मुलाकात होती थी वो लोग आके बताते थे उनके घरवालों के बारे में भी। तो एक बॉन्डिंग घरवालों से भी हो गई थी उस हमारे अंदर भी। तो ऐसा कुछ मामला तो हमारा ऐसा काफ़ी अच्छा रहा है जेल के अंदर, हमारे कैदियों के साथ भी, बाकी दूसरे कैदियों के साथ भी अच्छा ही रहा है। कुछ ऐसा है जो जो ऐसी याद आप साझा करना चाहेंगे एहतशाम जी? नहीं, ऐसे जब अलार्म हुआ था जेल के अंदर, जब काफ़ी टॉर्चर किया गया था हमको, तो उस वक़्त हमने देखा कि जब हम दूसरी जेल में गए, तो जो चोटें लगी थी हमको, इंजरी हुई थी, उस पर कोई प्रशासन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो हमारे को एक्यूज़ और जो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने ही समझो हमारा इलाज किया, जिनको चोटें लगी थी। उनके जो इलाज नॉर्मल तौर पे होते हैं, तो उन्होंने ही देखा जाए हिसाब से इलाज किया, मालिश की, और जो जितना कर सकते देसी देसी इलाज उसी हिसाब से हुआ। तो एक वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि भाई ये सोचा नहीं जा सकता था कि ये लोग जो है, जो हमें जानते नहीं कभी बाहर से, वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहेंगे और हमारी हेल्प करेंगे हर चीज़ों में। और ये जो टॉर्चर वगैरह जो हुआ, ये किस तरह का था? इसके बारे में जरा बात करना चाहेंगे? असल में टॉर्चर जो होता था हमको, एक मिनट सर, थोड़ा हाँ। लेके जाओ, मैं ये आवाज़ चल रही है। हाँ सर, तो वहाँ कोई पर बात नहीं, उसको बोलने टॉर्चर में, दीजिए। अच्छा, यहाँ पे टॉर्चर जो होता था उसमें प्रॉब्लम ऐसी होती थी पीसी के अंदर, खास तौर पे कि एक तो स्ट्रेचिंग, जो पैर को स्ट्रेच करते थे बिठाकर, पीछे कांस्टेबल जो है पैर डाल देता था हाथ हाथ के उसमें, हम्म। तो उसमें इतना पेन होता था, और इंजरी का मार्क कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह ये लोग एक थैली पानी में भर के हमारे सर के ऊपर बांध देते थे, उसमें से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरते रहता था सर के ऊपर, जिससे काफ़ी थोड़ी देर बाद काफ़ी पेन शुरू हो जाता था और मैं चीखने चिल्लाने लगता था। उसके बाद वो आके थोड़ी देर के लिए हटा देते, वापस शुरू करते थे। तो ये अगला टॉर्चर था। तीसरा टॉर्चर ये था कि लेटाकर जो वो एक फ्लोर मिल का बेल्ट से बनाते हैं, एक पट्टा हो पुलिस वाले, और उस पे लिखा भी रहता है सत्य शोधक, या ऐसे कुछ टॉन्ट करने वाले उस पे शब्द लिखे रहते हैं, जिससे वो मारते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उससे टॉर्चर करते हैं, वहाँ तक कि हाथ और पैर जो है लाल, ये ब्लू हो जाते थे, ब्लू कलर हो जाता था। फिर उसको दीवारों पे हाथ से मरवाते थे बार बार, ताकि वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो और वो इंजरी के निशान ना आए। इसके अलावा इन्होंने
एक जो हॉकर की गाड़ी होती है उस पे लिटाकर रस्सी बाँधकर जो है पानी डलाता था मुँह नीचे करके और कंटिन्यू 3-4 रातों तक खड़ा रखा जाता था बाँध कर खड़ा रखा था, सो ना बैठने दिया जाता था, ना सोने दिया जाता था। ये तो सारे टॉर्चर्स ऐसे थे कि हमारे ऊपर किए गए और देखा जाए तो हमने एक हिसाब से बर्दाश्त किया उसको। लेकिन जो टॉर्चर बर्दाश्त के लायक नहीं था, वो एक्चुअल में ये था कि एक बार मेरे कोई कुछ फैसल थे, उनके पिताजी को लाया गया। उनको पूरी तरह से नंगा करके उनको परेड कराई गई सबके सामने। फिर उस फैसल की भाभी को लाया गया और उसका निकाब उतारा गया। तो ये ऐसा टॉर्चर था कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको। वही डर कि हमारे घर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। फैसल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भई तुम जो भी कहो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये टॉर्चर सबसे खतरनाक था। फिज़िकल टॉर्चर के अलावा जो मानसिक जो है वो यातना थी वो बहुत खतरनाक ही थी। तो ये पीसी में हमारे साथ हुआ था पूरा और आज भी जब उसको याद आती है वो सब चीज़ें तो एक अजीब-सी वो महसूस होती है कि हम कौन से दौर किस उससे गुज़र कर आए हैं। और उसको जी। बयान करने के काबिल तो नहीं है। बहुत सी चीज़ें हुँ। ऐसी भी हुई हैं। हुँ। तो काफ़ी परेशान करने वाली बातें भी हैं ये, पर हम सबके लिए इनको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम कई चीज़ें देख सकते हैं इससे। एक तो ये कि कानून अपना काम किस तरह से करता दिखलाई दे रहा है इस देश में। किस तरह से जो अ, बिना बिना बेगुन आपको बिना बेगुनाह होकर भी लंबी सज़ाएँ जो है भुगतनी पड़ सकती हैं। तीसरा कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ से बात शुरू की थी, जिसको लेकर हमने इरफान अली इंजीनियर और बाद में अ, बात की थी वाहिद साहब से भी। तो ये इसके बारे में हम लगातार आगे भी बात करते रहेंगे कि ये जो एक पैटर्न की तरह है, ये कोई एक अपवाद या एक्सेप्शनल केस नहीं है एहतेशाम जी के साथ जो हुआ या बाकी बहुत जी, सारे लोगों के साथ में इस समय हो रहा है। ये एक बाकायदा पैटर्न की तरह हो रहा है और इसके बारे में ये जानना समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी को एक आतंकवादी का ठप्पा लगाते हैं, तो हम उसको किस तरह से देखते हैं। और जब आप उसकी जब कहानी सुनते हैं, जब आप उनको अपने उनके एक इंसानी आदमकद में देखते हैं, तो शायद ये समझ में आता है कि वो दरअसल एक उनके स जुर्म उनके साथ हुआ है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और उसके बाद कितनी लंबी और बड़ी सज़ा सिर्फ़ उन्होंने नहीं चुकाई, उनके पूरे परिवार ने भी चुकाई और जो कि किसी भी उस जगह पे जहाँ पे रूल ऑफ़ लॉ लागू होता है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। किसी के साथ नहीं होना चाहिए और एक जब हम देखते हैं कि किसी एक समुदाय के लोगों के साथ ही जब इस तरह से हो रहा है, तो एक और भी खराब बात है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि ये हमारे मुल्क की बदनामी बाहर भी हो रही है और अंदर भी लोग जो हैं खासे परेशान लगते हैं इस बात को लेकर। इन सब के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक असर भी होते हैं कि बाद में एक ट्रॉमा बना रहता है, नींद जैसा, स्ट्रेस जैसा। एहतेशाम अभी 7 दिन ही हुए हैं उनको जेल से आए हुए पर अब वो सोच रहे हैं कि उनको नौकरी करनी है तो वो कैसे मिलेगी? हालाँकि उनके पास 20 डिग्रियाँ हैं, तो ये और वो बहुत-बहुत अच्छे लेखक हैं। पर उसके बाद भी ये नए तरह के सवाल हैं और उनसे कौन जो है उस तरह से आपको वापस जिसको बोलते हैं कि मुख्य धारा में लौटना है, एक आम जीवन में लौटना जो होता है वो भी उतना ही मुश्किल होता है, जितना कि वो समय जो इन्होंने जेल में काटा था। तो एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और शायद हम में से कुछ लोगों की शायद दिमाग की खिड़कियाँ खुल पाएँगी, ये देख पाएँगे कि जब कोई आपकी तरह का व्यक्ति जो बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के जब उसको सज़ा बिना सज़ा सुनाए ही सज़ा मिल जाती है, तो वो किस-किस तरह की चीज़ों से गुज़रते हैं। हम इस बारे में लगातार बात करना जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए हरकारा के साथ और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर अगर आप इस हिंदुस्तान को ठीक-सा देखना चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, हमारे सोच में, हमारे समुदायों के बीच, हमारी नागरिकता को लेकर, हमारी समानता को लेकर, तो शायद आपको ये चर्चा बाकी लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए क्योंकि अ, हम
तभी हम एक बेहतर जगह, बेहतर देश और मुल्क और बेहतर हिंदुस्तान की उम्मीद कर सकते हैं। और शायद ये भी कि जो एहतेशाम साहब के साथ और उनके साथ बाकी लोगों के साथ जो 20 साल पहले हुआ, वो अब के नौजवानों के साथ ना हो, क्योंकि ताकि देश ये बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया एहतेशाम साहब।